नोटिस किया है, पेड़ पौधे जानवर पशु पक्षी हम सब जिंदा है, लेकिन अगर एनवायरनमेंट बीमार हुआ तो नहीं सोचा ना। लेकिन फूड चेन का एक भी लिंक टूटा तो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। ओजोन हल्का सा भी कम हुआ तो पूरी अर्थ का सिस्टम डगमगा जाएगा। तो आज हम इस चैप्टर में यही सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि ह्यूमन की एक छोटी सी एक्टिविटी अर्थ पे कितना बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है। So बिना किसी देरी के let's get into the chapter. Hi everyone, myself Dr. Chelsea, a dental surgeon and your biology educator. तो ये रहे हमारे चैप्टर के कंटेंट्स। इन सभी टॉपिक्स को हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। अब एनवायरनमेंट क्या है? हमारी चारों तरफ की जो सराउंडिंग है जिसमें हम रहते हैं उसे एनवायरनमेंट कहते हैं, ठीक है। और इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम एक कम्युनिटी है जहां पे बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। बायोटिक एबायोटिक मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है। एनवायरनमेंट वही चेंज होता रहता है। जैसे एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह गया, लेट्स से मैं नोएडा में हूं तो मेरे नोएडा का एनवायरनमेंट कुछ अलग है। यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा सर्दी है या बहुत ज्यादा गर्मी है। किसी दूसरे स्टेट में किसी दूसरी कंट्री में कुछ और एनवायरनमेंट होगा। तो ऐसे जगह से जगह बदलता रहता है एनवायरनमेंट। वैसे ही इकोसिस्टम क्या होता है? सेम रहता है। वही प्लांट होंगे, वही ऑर्गेनिज्म होंगे, वही आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इकोसिस्टम सेम रहता है, एक ऑर्गेनिज्म चाहे कहीं भी ट्रैवल करे, ठीक है। एनवायरनमेंट क्या होगा? जस्ट अ प्लेस इन टाइम। वही इकोसिस्टम क्या करता है? ये डिपेंड करता है अपॉन ऑल द एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस सच एज फोटोसिंथेसिस। इन सारी लाइफ प्रोसेसेस पे इकोसिस्टम डिपेंड करता है। कैसे? इसी को अब डिटेल में पढ़ते हैं। इकोसिस्टम दो तरह का होता है, आपका नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में आते हैं आपके फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लेक्स, और वहीं आर्टिफिशियल में आता है गार्डन, क्रॉप फील्ड्स जो मैन मेड है, ठीक है, आर्टिफिशियली बनाए गए हैं। अब इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। हमने बोला कि इकोसिस्टम में बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। तो एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स वो कौन कौन से हैं? आपके क्लाइमेटिक फैक्टर हो गए, एडाफिक फैक्टर्स हो गए। इसका एग्जांपल है आपका क्लाइमेटिक फैक्टर में जैसे कि आपकी रेन, टेम्परेचर, लाइट, विंड। वहीं एडाफिक में आपके आ गए सॉइल, पीएच, मिनरल्स एक्सेट्रा, ठीक है। बायोटिक यानी कि लिविंग फैक्टर्स। लिविंग फैक्टर कौन कौन से है? जैसे कि पहले आते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब ये कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, ये खाना बना रहे हैं और बाकी लोग इन पे डिपेंड है फूड के लिए। तो प्रोड्यूसर जैसे कि ग्रीन प्लांट, ऑटोट्रॉप्स, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गे है। कंज्यूमर कौन से हैं? जो कंज्यूम कर रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। और डीकंपोजर्स ये क्या करते हैं? डेड ऑर्गेनिक डिकेइंग मटेरियल जो है उस पे फीड होते हैं और उसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई, सेप्रोट्रॉप्स, ये सब इसके एग्जाम्पल है। चलो अब एबायोटिक कंपोनेंट्स पे आ जाते हैं। एबायोटिक नाम से समझ आ रहा है कि नॉन लिविंग कंपोनेंट है जिसमें क्या क्या आएगा? फिजिकल एनवायरनमेंट जैसे कि सॉइल, वाटर, एयर, और कुछ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जैसे कि CO2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स आएंगे जैसे कि आपके लाइट, टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी। ये जो सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक फैक्टर जो है उसके लिए एसेंशियल होते हैं। इन्हीं एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर पाता है। कैसे कर पाता है, क्या प्रोसेसेस है, उसे भी देख लेते हैं। पर उससे पहले बायोटिक कंपोनेंट को जानो। बायोटिक नाम से समझ आ रहा है कि लिविंग कंपोनेंट्स है। लिविंग में कौन कौन से आएंगे? प्लांट्स आएंगे और एनिमल्स आएंगे, ठीक है। अब इन्हीं बायोटिक कंपोनेंट्स को डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। कैसे? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर, जिसे सेप्रोट्रॉप्स भी कहा जाता है। अब कैसे? प्रोड्यूसर नाम से समझ आ रहा है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। वहीं जो कंज्यूमर है ये क्या करते हैं? अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर्स पे। तो सारे जो एनिमल्स हैं वो आपके होते हैं कंज्यूमर। तीसरी कैटेगरी है डीकंपोजर। डीकंपोजर क्या है? ये वो ऑर्गेनिज्म है जो डेड, डिकेइंग, गले सड़े हुए चीजों पे
फीड करते हैं और अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, अपना फूड गली सड़ी चीजों से लेते हैं जिसमें आपके बैक्टीरिया और फंजाई आ जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा किचन में ब्रेड बहुत दिनों तक पड़ी, उस पर फंगस लग जाती है, तो ये क्या होते हैं, वो फंगस लगना वही तो है, ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन ही तो है। जैसे ही एक प्लांट, जैसे जो प्रोड्यूसर है वो डाई हुआ, या कोई ऑर्गेनिज्म, कोई कंज्यूमर, कोई एनिमल डाई हुआ, जैसे ही कोई एनिमल मरा तो उस पर कीड़े लग जाते हैं। प्लांट जैसे ही जो कोई प्लांट है वो मर गया है ना, डेड हो गया, तो उस पे भी क्या होता है, आपके बैक्टीरिया फंगस एक्ट करते हैं और उसे डीकंपोज कर देते हैं, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को डीकंपोज करके उसके सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना देते हैं। ठीक है, तो इन तीनों का अपना अपना इकोसिस्टम में रोल होता है। अब इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम क्या है? एक सेल्फ सफिशिएंट और इंडिपेंडेंट यूनिट है नेचर में। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट है मतलब आपस में ही बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट करते हैं और अपनी लाइफ साइकिल को, पूरा जो इकोसिस्टम है उसे बनाते हैं। चलो, अब क्या होता है, जो प्लांट्स है आपके प्रोड्यूसर्स है, वो क्या करते हैं, अर्थ से, जो अर्थ का जो न्यूट्रिएंट पूल है उससे अपनी चीजें लेते हैं, जैसे कि सॉइल है, वाटर है, एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, और सनलाइट से जो सन की एनर्जी आ रही है वो लेते हैं। इन सब एबायोटिक फैक्टर की हेल्प से अपने फूड का सिंथेसिस करते हैं। और फूड क्या बनाते हैं प्लांट, हम सबको पता है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इन सारे फैक्टर की हेल्प से, अर्थ के न्यूट्रिएंट पूल से ये सारे फैक्टर लिए। ठीक है, सनलाइट से एनर्जी ली, सनलाइट की एनर्जी आई, इन सब की हेल्प से फोटोसिंथेसिस हुआ, फूड बना। अब कंज्यूमर इसी प्रोड्यूसर पे अपना फूड लेंगे, है ना, कंज्यूमर ने अपना फूड डिराइव कर लिया प्रोड्यूसर से। अब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जैसे ही मरे तो उन मरी हुई चीजों पे कौन फीड करता है, डीकंपोजर। डीकंपोजर उन मरी हुई गली सड़ी चीजें, मरे हुए पौधे हैं, पेड़ है, मरे हुए जानवर हैं, उन सब चीजों पे फीड करेंगे। और यही सारा न्यूट्रिशन जो प्लांट ने, जो न्यूट्रिएंट पूल, अर्थ के न्यूट्रिएंट पूल से जो चीजें ली थी, सॉइल से जो न्यूट्रिशन लिए थे, जो एलिमेंट्स लिए थे, वही ये डीकंपोजर क्या करेंगे, उन पे फीड करके, डीकंपोज करके प्लांट्स को, एनिमल्स को, वही सारे न्यूट्रिएंट्स अर्थ के न्यूट्रिएंट पूल में वापस डाल देंगे। तो ये पूरा साइकिल चलता रहता है। तो ये एक सारा बैलेंस बना रहता है कि अगर प्लांट अपने न्यूट्रिशन लेता ही चला जाएगा तो सॉइल में कहां से आएगा। तो डीकंपोज होते हैं, डीकंपोजर्स क्या करते हैं, इनको जब मर जाते हैं डीकंपोज करके वही एलिमेंट्स अर्थ के न्यूट्रिएंट पूल में वापस लौटा देते हैं, है ना। गिव एंड टेक वाला हिसाब किताब यहाँ चलता रहता है। अब इकोसिस्टम, ये लाइंस कहां से आ रही है भाई, इकोसिस्टम क्या करता है, इकोसिस्टम में एनर्जी का एक फ्लो चलता रहता है। कैसे चलता है, देखो यही चीज मैंने समझाई कि एबायोटिक कंपोनेंट से और सनलाइट की एनर्जी से इसने क्या करा, फूड का सिंथेसिस किया। अब ये अपनी लाइफ प्रोसेसेस करेगा, कुछ कुछ फोटोसिंथेसिस करे, कुछ एनर्जी इसने यूज करी, और जो एनर्जी बची वो इसने कंज्यूमर को ट्रांसफर कर दी, और बाकी एनर्जी हीट एनर्जी में लॉस हो गई। अब कंज्यूमर अपने लाइफ प्रोसेसेस, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सारे लाइफ प्रोसेसेस करेगा, और जितनी एनर्जी बची उसने वापस डीकंपोजर को ट्रांसफर कर दी। अब डीकंपोजर क्या करेंगे, इनको डीकंपोज करेंगे और वही न्यूट्रिएंट पूल में एबायोटिक कंपोनेंट्स को लौटा देंगे, और कुछ एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो जाएगी। तो एनर्जी का भी एक प्रॉपर फ्लो चलता रहता है। यही कैटेगराइजेशन मैंने अभी आपको समझाया। अब प्रोड्यूसर्स के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। जैसे कि सारे ग्रीन प्लांट और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गेज हैं जो फोटोसिंथेसिस करती है और अपना खाना खुद बनाती है। ये क्या करते हैं, दीज आर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर रेस्ट ऑफ इकोसिस्टम एंड दे टेक अप CO2 एंड रिलीज ऑक्सीजन। ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में मैंने आपको समझाया ही था कि ये CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। CO2 की हेल्प से ये अपना फूड सिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिस ऑक्सीजन को हम इनटेक करते हैं। तो क्या होता है, इंटर्न इनटू एनवायरनमेंट दस बैलेंस द कंपोजिशन ऑफ एयर। तो एयर का कंपोजिशन मेंटेन करके रखते हैं पौधे। तो हमारे इकोसिस्टम के लिए प्लांट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे इकोसिस्टम में प्लांट्स का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा क्या, सबसे मेजर रोल ही प्लांट्स का है। ठीक है, अब फूड चेन क्या है, फूड चेन क्या होती है, एक एनर्जी का फ्लो है एक ऑर्गेनिज्म से अगले ऑर्गेनिज्म तक।
एनर्जी का फ्लो है एक ऑर्गेनिज्म से अगले तक, कि उसको एक पौधा है उसे खाएगा कोई अगले, जैसे हमने एक प्लांट से कुछ फूड लिया तो प्लांट के बाद फूड चेन हम पे आ गई, हमें किसी ने खाया तो नेक्स्ट जैसे हमारे आगे डिकम्पोजर आ गए, तो ऐसा करके किसी ने किसी को किसी पे फीड किया, तो ये आपकी फूड चेन एनर्जी का बेसिकली एक फ्लो है। और हर ऑर्गेनिज्म जैसे कि एक फूड चेन चल रही है, तो एक ऑर्गेनिज्म की उस फूड चेन में क्या पोजीशन है उसे आपका ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि क्लास में कुछ बैक बेंचर है, कुछ फ्रंट बेंचर है, कुछ मिडिल बेंचर्स है, तो ये जो पोजीशनिंग है ना क्लास में आपकी, या फिर कोई टॉपर है और कोई एकदम ही 0 मार्क्स वाला है, लूजर है ना, जिसे कुछ नहीं आता, तो ये जो पोजीशनिंग है, ये पोजीशन जो है फूड चेन में, इसको ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है। ठीक है, समझ आ गया। अब टॉपिक लेवल हर स्टेप पे क्या है, फर्स्ट टॉपिक लेवल पे हमेशा आपके ऑटोट्रॉप्स, आपके प्रोड्यूसर्स आएंगे। ठीक है, क्योंकि फूड चेन यहीं से स्टार्ट होगी इनिशियली, तो फूड का सिंथेसिस आपके प्रोड्यूसर्स ही कर रहे हैं। सेकेंड टॉपिक लेवल पे कौन आएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड टॉपिक लेवल पे सेकेंडरी कंज्यूमर, फोर्थ टॉपिक लेवल पे आपके टर्शरी कंज्यूमर। और फूड चेन ज्यादा लंबी नहीं होती है, 3-4 स्टेप ही मेनली होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एनर्जी हर स्टेप पे, आगे मैं 10% लॉ पढ़ाऊंगी, तो हर स्टेप पे एनर्जी डिक्रीज होती जाती है, सिर्फ 10% एनर्जी का ही ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से फूड चेन सिर्फ 3 या 4 टॉपिक लेवल तक ही लिमिटेड रह जाती है। अब ये फूड चेन के आपके कुछ एग्जांपल है, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन हो गए, इनको फाइटोप्लैंक्टन पे फीड हो रही है ज़ूप्लैंक्टन, इनको खाएगी फिश लार्वा, फिर इसको खाएगी स्मॉल फिश को खाएगा प्रीडेटर। ठीक है, वैसे ही ग्रास है आपका जो प्रोड्यूसर हो गए, फर्स्ट टॉपिक लेवल हमेशा प्रोड्यूसर होगा। ठीक है, ग्रास को खाया डियर ने, डियर को खाया लॉयन ने, तीन ही टॉपिक लेवल की फूड चेन हो गई। अब लॉस ऑफ एनर्जी कैसे होती है इकोसिस्टम में, देखो, और एनर्जी को हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन एनर्जी को कभी बनाया नहीं जा सकता। यू कैन नेवर क्रिएट एनर्जी, सिर्फ आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और जैसे ही एनर्जी पास होती है तो कुछ एनर्जी हमेशा हीट एनर्जी की फॉर्म में लॉस हो जाती है, कुछ एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ प्रोसेसेस में यूटिलाइज कर लेता है, तो 100% एनर्जी का ट्रांसफर कभी नहीं होता, कुछ कुछ बीच में लॉस हमेशा होगा। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम सिर्फ 1% एनर्जी ही उसको सनलाइट की एनर्जी मिलती है। देखो, जैसे ये आपका प्लांट है, अब ये प्लांट क्या करेगा, सन से जो एनर्जी आ रही है इसकी सिर्फ 1%, जैसे 100% एनर्जी जो है तो इसकी 1% ही प्लांट को मिलेगी, 99% एनर्जी एनवायरमेंट में हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो जाएगी, इतनी मिलेगी ही नहीं, सिर्फ 1% एनर्जी ही प्लांट को मिल पाती है सन की। ठीक है, और ग्रीन प्लांट्स को प्राइमरी कंज्यूमर खाएंगे तो क्या होगा, सिर्फ 10% आके एनर्जी ट्रांसफर होती है। ये भी समझाती हूँ, ये देखो, सिर्फ 10% क्या होगा कि प्लांट है, इसको हमारे सन से, सूर्य देवता से सिर्फ 1% एनर्जी मिली। अब इस प्लांट के पास जितनी भी एनर्जी है, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं आपके बोर्ड्स में बहुत सारे, उसका सिर्फ 10% ही आगे जो आपका प्राइमरी कंज्यूमर है उस तक पास होगी। ठीक है, बाकी 90% जो है वो इसकी लाइफ प्रोसेसेस में और हीट एनर्जी की फॉर्म में लॉस हो जाएगी। और प्राइमरी कंज्यूमर के पास जितनी भी एनर्जी है उसकी सिर्फ 10% ही सेकेंडरी कंज्यूमर को मिलेगी, और बाकी की 90% हीट एनर्जी में उसके लाइफ प्रोसेसेस में यूज हो जाएगी। तो सिर्फ 10% एनर्जी आगे ट्रांसफर होती है, बाकी 90% लॉस होती चली जाती है। ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल है, जैसे सन के पास जितनी एनर्जी थी 1000 जूल एनर्जी थी, तो सिर्फ इसके पास कितनी आई, इसके पास सिर्फ 10 जूल एनर्जी आई। ठीक है, 990 जूल एनर्जी लॉस हो गई, 10 जूल आई, इसके पास कितनी आई 1 जूल, फिर उसकी भी 0.1 जूल इसके पास आएगी, सिर्फ 10%। यहां सिर्फ ये ध्यान रखना, सन से 1% आती है, आगे 10% जाती है। ठीक है, समझ आ गई, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं तो इसको ध्यान रखना। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया कि 10% ही ट्रांसफर होती है, 90% जो ये एनर्जी है हीट एनर्जी के फॉर्म में एंड लाइफ प्रोसेसेस जो होते हैं ऑर्गेनिज्म के उसमें लॉस हो जाती है, सिर्फ 10% ही एनर्जी अगले टॉपिक लेवल तक ट्रांसफर होगी। इस डायग्राम में भी यही सेम कंडीशन दी हुई है कि सन से जितनी एनर्जी है यहाँ 10 ही 1% होगा, 1% एंड प्लांट के पास आई, प्लांट से 10 आगे ट्रांसफर हो रही है, बाकी एनर्जी कहाँ लॉस हुई, इसकी जो लाइफ प्रोसेसेस है इनमें लॉस हो गई है ना, सिर्फ 10% ही आगे ट्रांसफर हो रही है।
ये सेम वही कहानी है। अब ये कहा है एट विच ट्रॉफिक लेवल वुड यू फाइंड अ ग्रेटर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ग्रेटर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कहाँ मिलेंगे? देखो एक सिंपल सी बात समझो, प्रोग्रेसिवली एनर्जी का लॉस होता जा रहा है हर ट्रॉपिक लेवल पे। जैसे जैसे हाई ट्रॉपिक लेवल पे हम जाते हैं, प्लांट से कंज्यूम, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कंज्यूमर आगे बढ़ते हैं, तो सक्सेसिवली एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है ना, एनर्जी का लॉस होता जा रहा है। तो जनरली क्या होगा? ग्रेटर नंबर ऑफ, जनरली बोला है, एक्सेप्शन भी है, कुछ ऐसे इकोसिस्टम भी है जहां पे प्रोड्यूसर लेवल पे, फर्स्ट टॉपिक लेवल पे ऑर्गेनिज्म का नंबर कम है और हायर ट्रॉपिक लेवल पे ज्यादा है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है उस पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आपको देखने मिलते हैं, और धीरे 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 जैसे आपके ट्रॉपिक लेवल बढ़ते हैं वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म का नंबर घटता चला जाता है। ठीक है, तो ये देखो सनलाइट है, प्रोड्यूसर, बार बार एक ही कहानी रिपीट हो रही है, छोटा सा चिंदी सा चैप्टर है आपका। सनलाइट से एनर्जी है, प्रोड्यूसर को दी, प्रोड्यूसर को हर्बीवर ने खाया, हर्बीवर को कार्निवर ने, कार्निवर को टॉप कार्निवर ने खा लिया। ठीक है, इतना सा ही आपका फूड चेन होता है। अब फूड वेब क्या है? फूड चेन आपको समझ आ गया, फ्लो, एनर्जी का फ्लो एक स्ट्रेट लाइन में यूनिडायरेक्शनल है ना। बट फूड वेब, बहुत सारी फूड चेन का एक नेटवर्क बन गया, बहुत सारी फूड चेन आपस में मिल गई, तो यही होता है फूड वेब। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, वेयर एन ऑर्गेनिज्म गेट फूड फ्रॉम मोर देन वन ग्रुप, कोई भी किसी को भी खा रहा है कहीं से भी, है ना। एक ऑर्गेनिज्म के पास बहुत वैरायटी ऑफ फूड है कि इसको भी खाएगा, इसको भी खाएगा, इसको भी खाएगा, बहुत सारी फूड चेन आपस में लिंक हो गई। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल देखो, ये जो आपकी फ्रूट फ्लाई है, इसको देखो, ये ट्रस्ट भी खा रहा है, ड्रैगन फ्लाई भी खा रही है और इसको फ्रॉग भी खा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 और मोर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर इन टर्न ईटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फूड चेन स्ट्रेट होती है आपकी, एंड रिलेशन, यहाँ पे क्या होता है, एक रिलेशनशिप कैन बी शोन एज अ सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन कॉल्ड फूड वेब। अब यहाँ पे एक बहुत सारे मल्टीपल रिलेशनशिप, जैसे आप घर में हो, घर में आपको सिर्फ दाल रोटी मिलेगी, लेकिन आप कहीं बाहर चले गए, आपके पास वैरायटी ऑफ फूड्स है, आपको वहाँ होटल में, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो आपको दाल मखनी मिल रही है, शाही पनीर, आपको पूरा मेन्यू कार्ड मिल रहा है कि जो चाहिए खा लो। तो वैसे ही फूड चेन एक स्ट्रेट लाइन थी, वहां पे और ऑर्गेनिज्म नहीं है, वहां कोई चॉइस नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चॉइस है कि एक ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे लोग खा सकते हैं। कि जैसे ये फ्रूट फ्लाई थी तो इसे फ्रॉग भी खा सकता है, इसे ड्रैगन फ्लाई भी खा सकते हैं, ट्रश भी खा सकता है। ठीक है, तो ये इंटरकनेक्टिंग एक नेटवर्क है फूड चेन का, सिंपल सी याद रखो। इकोलॉजिकल पिरामिड, ये क्या होते हैं, इसको वैसे ही फूड चेन हमें ट्रॉपिक लेवल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं एक हिरार्की में, एक सिस्टमैटिक फॉर्म में इन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अलग अलग लेवल, अलग अलग तरह के पिरामिड बन सकते हैं, नंबर का बन सकता है, एनर्जी का बन सकता है कि एनर्जी का लेवल, यहाँ एनर्जी हायर है, धीरे 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 कम होती जा रही है, तो एनर्जी का पिरामिड हमेशा हमेशा अपराइट होगा, नंबर के हिसाब से बना सकते हैं। जैसे प्रोड्यूसर का नंबर ज्यादा है, फिर यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे कम हो गया। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग तरीके से इनको ऑर्गेनाइज किया एक सिस्टमैटिक वे में, तो इसको पिरामिड कह दिया। ठीक है, यहाँ फूड के अकॉर्डिंग किया गया है, वैसे आप एनर्जी के एस्पेक्ट से कर सकते हो, नंबर के एस्पेक्ट से। अब फूड चेन और फूड वेब में कुछ डिफरेंसेस। फूड चेन क्या है, लीनियर फ्लो ऑफ एनर्जी है, न्यूट्रिएंट्स एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में जाते हैं। लेकिन फूड वेब में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फूड चेन्स है और रिलेशनशिप होता है ऑर्गेनिजम्स का आपस में। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिज्म ऑफ हायर ट्रॉपिक लेवल, जो हायर ट्रॉपिक लेवल का ऑर्गेनिज्म है उसके पास कोई चॉइस नहीं है, उसके पास सिर्फ एक ही है, एक ही स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है जिसपे वो फीड कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हायर ट्रॉपिक लेवल का जो ऑर्गेनिज्म है उसके पास बहुत सारे मेंबर्स है, उसके पास चॉइस है। जैसे यहाँ पे इसमें फ्रॉग फ्रूट फ्लाई को खा सकता है, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई को खा सकता है आपके, तो ऐसे चॉइसेस है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म के पास। ठीक है, वैसे ही इट डज नॉट अफेक्ट द एडेप्टेबिलिटी एंड कंपेटिटिवनेस। जब कंपटीशन किससे होगा, जब कोई और है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं इसलिए कंपटीशन होगा। कंपटीशन वही होगा जहां बहुत सारे लोग होंगे। अब बायोमैग्निफिकेशन पे आते हैं। बायोमैग्निफिकेशन क्या है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, अगर फूड चेन में
कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस, कोई भी जहरीला सब्सटेंस एंटर कर जाता है तो ओवर द ट्रॉपिक लेवल, वो जैसे जैसे अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे पास होगा तो उसका एक्यूमुलेशन होता जाता है और वो इकट्ठा होता जाता है और ओवर द ट्रॉपिक लेवल उसका कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है। और जैसे वो ट्रॉपिक लेवल में फूड चेन में लेवल पे बढ़ जाते जाते उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है, उसका मैग्निफिकेशन होता है, तो इसी को आप बायोमैग्निफिकेशन कहते हो। ठीक है, अब ये क्या हुआ, जैसे कि वाटर बॉडीज है आपकी, जैसे कि वाटर बॉडीज है उसे पोल्यूट हो गई इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर या ह्यूमन वेस्ट से, तो ह्यूमन वेस्ट वगैरह से हो गई, वाटर का पोल्यूशन हुआ, तो अब यही वाटर प्लांट के पास जाएगा, प्लांट उसी कॉन्टेमिनेटेड वाटर को टेक अप करेगा, तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस प्लांट में एंटर कर जाएगा, उस प्लांट को कोई ऑर्गेनिज्म खाएगा उसमें एंटर कर जाएगा, फिर उस ऑर्गेनिज्म को कोई और खाएगा तो उसमें एंटर कर जाएगा। तो ओवर द ट्रॉपिक लेवल ये टॉक्सिक सब्सटेंस फ्लो करता जा रहा है और इसी का जो ट्रांसफर हो रहा है ओवर द ट्रॉपिक लेवल, इसका जो एक्यूमुलेशन हो रहा है, इसी को हमने बायोमैग्निफिकेशन कह दिया। ठीक है, और ह्यूमन बींग्स क्या है, हमारे टॉप लेवल के आते हैं, हम टॉप लेवल पे आते हैं, हम टॉप कार्निवर्स में आते हैं, टॉप लेवल के ट्रॉपिक जो लेवल है हमारा हायर, सबसे हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पे ह्यूमन ही आता है। ठीक है, तो क्या होगा, ह्यूमंस के अंदर इन केमिकल्स की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा मिलेगी एंड दिस इज द रीजन व्हाई आवर फूड ग्रेन्स सच एज व्हीट एंड राइस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड इवन मीट कंटेन वेरिंग अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड रेसिड्यूज एंड दे कैन नॉट ऑलवेज बी रिमूव्ड बाय वॉशिंग एंड अदर मीन्स। अगर इनमें कई बार ऐसा होता है कि ये वॉशिंग मतलब उसके प्लांट के अंदर एंटर कर गई तो धुलने से थोड़ी वो चली जाएगी। ठीक है, उसके रेजिड्यूज में चली गई है, उसके रेजिड्यूज आ गए हैं, तो ये ओवर द जनरेशन एक्यूमुलेट, जैसे कि डीडीटी का आया था कि वो मदर के मिल्क तक आ गई है ना। हाउ डू आर एक्टिविटीज अफेक्ट एनवायरमेंट, तो क्या होता है, देखो स्ट्रेटोस्फेयर, अर्थ के ऊपर की जो लेयर्स है आपकी, ये ट्रोपोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, तो ये जो स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर है ना, यहाँ पे आपके ओजोन नाम की एक गैस प्रेजेंट होती है, ओजोन, ओजोन की एक लेयर प्रेजेंट होती है। ये ओजोन क्या करती है, जो आपके सन से हार्मफुल यूवी रेज आती है उससे हमें प्रोटेक्शन देती है, क्योंकि ये हार्मफुल जो यूवी रेज है ये हमारे ह्यूमंस के लिए बहुत डिलीटेरियस इंपैक्ट्स आते हैं इसके, जैसे कि कैंसर जैसी बीमारियां और बहुत सारे इश्यूज ये क्रिएट करती है। वैसे तो ये ओजोन क्या होती है, डेडली पॉइजनस गैस है, लेकिन हमें ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है इसलिए। ये क्या करती है, इसका काम क्या है, ये हमें यूवी रेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एंड रेडिएशन इज हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिज्म। ये जो यूवी रेडिएशन है ये हमारे लिए हाईली मतलब कि डैमेजिंग है, डेडली है ना, स्किन कैंसर तक कर सकती है ये ह्यूमंस में। और ये ओजोन का फॉर्मेशन, इसका आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल्स था इस पे यूवी रेज एक्ट करती है और ये दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, दो ऑक्सीजन एटम में टूट जाती है। O2 था, यहाँ दो ऑक्सीजन के एटम बन गए। अब ये जो फ्री एटम था ऑक्सीजन का, ये O2 के साथ मिलके O3 मॉलिक्यूल बना लेता है। ठीक है, O2 प्लस एक जो ऑक्सीजन का सिंगल एटम था ये मिलके एक O3 बना लिया और यही आपकी ओजोन है। ठीक है, ये डायग्राम के थ्रू भी यहाँ दिखाया गया है, तो यही है ओजोन का फॉर्मेशन। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब डिप्लीशन कैसे हो रहा है, जैसे क्या होता है कि पहले के टाइम में ना, अब तो इस पे बैन कर दिया गया है, लेकिन स्टार्टिंग में जो आपके रेफ्रिजरेटर्स और फायर एक्सटिंग्विशर्स थे, इनमें गैस हुआ करती थी CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या करती है, ये रेफ्रिजरेटर, फायर एक्सटिंग्विशर्स इनमें यूज की जाती थी, जो कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन करती जा रही थी। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो अमाउंट ऑफ ओजोन क्या था एटमॉस्फेयर में, गिरता चला जा रहा था इन द 1980s इनकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से। लेकिन धीरे धीरे इसको बैन कर दिया गया है ना, ओजोन होल होने लग गया। कहां पे हुआ ये ओजोन होल, अंटार्कटिक रीजन में, इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, जब ओजोन होल देखा गया, ओजोन का बहुत ज्यादा डिप्लीशन हुआ। अगर ओजोन का डिप्लीशन हो गया तो हार्मफुल जो सन रेज है वो डायरेक्टली हम तक पहुंचेगी और स्किन कैंसर करने लग जाएगी। तो ये ओजोन होल के डिप्लीशन को रोकने के लिए एक एग्रीमेंट बनाया गया जिसमें ये कहा गया कि अब
कंपनीज ऐसे CFC फ्री रेफ्रिजरेटर और फायर एक्सटिंग्विशर प्रोड्यूस करेगी जिनमें ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नाम का केमिकल यूज ना किया जाए। अब वेस्ट डिस्पोजल पे आ जाते हैं। वेस्ट डिस्पोजल क्या है? डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मींस गेट रिड ऑफ वेस्ट। तो जो वेस्ट है उसका डिस्पोजल भी एक साइंटिफिक वे में होना चाहिए, है ना, ऐसे नहीं कि कैसे भी कूड़ा कहीं भी फेंक रहे हो। अब वेस्ट पहले से ये समझो वेस्ट कैसे कैसे होते हैं। एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब कि नेचुरली डीकंपोज हो सकता है। जो आपके डीकंपोजर्स है वो इस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पे एक्ट करके इसे सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ सकते हैं और ये नेचर के लिए फ्रेंडली है। इसका कोई नेचर पे हार्मफुल इंपैक्ट नहीं आएगा, ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। वहीं ये क्या करते हैं? डीकंपोज नहीं हो पाते, इन पे डीकंपोजर्स एक्ट ही नहीं कर पाते हैं। डीकंपोजर इन पे कोई असर नहीं कर पाते और इनका हार्मफुल इंपैक्ट होता है एनवायरमेंट में, और यही होते हैं पॉल्यूशन का कारण, ठीक है। ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है ये क्या होते हैं? नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं, लेकिन वहीं ये आपके सिंथेटिक मटेरियल से बने होते हैं। इनमें क्या होता है? इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैन्योर एंड रीसाइकल। इनको रीसाइकल भी किया जा सकता है और मैन्योर खाद जो होती है वो इससे बनाई जा सकती है। वहीं इसको रीयूज या रीसाइकल कर सकते हैं, लेकिन इससे मैन्योर या इसको डीकंपोज नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल है पेपर वेस्ट, वुड क्रम्बल्स, है ना। वहीं इसका प्लास्टिक बैग, जो आपके कैंस, कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना आप, कोक वोक पीते हो, वो कैंस एंड डिस्पोजेबल बॉटल्स आ गई आपकी, है ना। तो ये कुछ मेथड है वेस्ट को डिस्पोज करने के। अब क्या क्या है एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है रिसाइकलिंग। ये सबको पता है, आजकल बहुत ट्रेंड में भी है कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जनरली, तो इनको क्या करते हैं, जो उनको हम रीयूज कर लेते हैं रिसाइकल करके। जैसे कि उसको रिसाइकल करके आजकल लोग DIYs भी बनाते हैं, मतलब कि उस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हमने कुछ ऐसे तरीके से कुछ और चीज में यूज कर लिया, उसे रिसाइकल कर लिया और उससे कुछ नया बना लिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा? अमाउंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आपका कम होगा, ठीक है। जैसे कि टिन कैंस है, मेटेलिक आर्टिकल्स है, रैग्स है, पेपर, ग्लास, इनको रिसाइकल किया जा सकता है। तो रिसाइकल करो इनको फिर, ताकि हम दोबारा उसी चीज को दोबारा यूज कर ले और नई चीज हमें नया बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ना बने, तो इसके अमाउंट को कम कर दिया जाए। लैंडफिल्स और रिसाइकलिंग का एक और बढ़िया तरीका है, जो आपके घर में पॉली बैग्स है तो आप उनको बार बार रीयूज कर लो या उन्हें रिसाइकल करके कुछ नया कंपाउंड बना दिया जाए, ठीक है। लैंडफिल, इसमें क्या होता है? गड्ढा खोदो और जो वेस्ट है उसको उसमें फिल करो और ऊपर से सॉइल से कवर कर दो, ये होता है लैंडफिल। अब कंपोस्टिंग, इसमें क्या होता है? खाद बना दी जाती है कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसे जो अर्थवॉर्म्स वगैरह उस पे काम करते हैं उसे डीकंपोज करते हैं और खाद बना दी, जैसे वर्मी कंपोस्ट वगैरह होती है आपकी, ठीक है। उसके बाद इंसिनरेशन, इसमें क्या करते हैं? मेनली हॉस्पिटल वेस्ट में आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में है कि इंसिनरेट कर दिया। इसमें क्या करते हैं? हाई टेम्परेचर पे जो आपका वेस्ट है उसे जला के राख कर दिया जाता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे उसे जला के राख कर दिया जाता है। इससे क्या होगा? वेस्ट की वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगी एंड ये हॉस्पिटल में मेनली यूज किया जाता है, ठीक है। ऐसी एक इंसिनरेटिंग मशीन होती है जिसमें इंसिनरेशन का प्रोसेस किया जाता है। हाई टेम्परेचर पे उसे जलाया और जला के राख कर दिया। आजकल डेड बॉडीज के लिए भी इंसिनरेशन की टेक्निक यूज करते हैं और बहुत लोग करवाते भी है। डेड बॉडीज को इंसिनरेटिंग मशीन में डालते हैं और उसको जला के राख कर देते हैं। वो राख आती है जो फैमिली को दे दी जाती है, बट ये कंसेंट पे डिपेंड करता है कि फैमिली अगर चाहती है या कोई लापता लाश है तो ऐसी कंडीशन में किया जाता है। अब सीवेज ट्रीटमेंट, जो वाटर का आपका ट्रीटमेंट है वो यहाँ किया जाता है, वाटर का प्योरिफिकेशन, है ना। तो सीवेज ट्रीटमेंट कैसे होता है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में होता है। यहाँ पे क्या होगा? ऑर्गेनिक मैटर जो होगा ना, वाटर में जो ऑर्गेनिक वेस्ट होगा उसको क्या करेंगे? इनिशियली बड़े बड़े टैंक होते हैं वहां पे डालते हैं, ताकि जो बड़े बड़े, अब पानी है इम्प्योर वाटर है तो उसको टैंक्स में डाल देंगे। क्या होगा? विद टाइम जो बड़े बड़े पार्टिकल होंगे वो नीचे सेटल हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि अगर मिट्टी से वाला पानी है तो थोड़े टाइम उसे रखते हैं तो पूरी जो मिट्टी इंप्योरिटीज है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है। तो शुरू में पहला प्रोसेस यही किया जाता है कि टैंक्स में डाल के उन्हें सेटल होने देते हैं इंप्योरिटीज को। जैसे इंप्योरिटीज नीचे बैठी, ऊपर ऊपर का पानी निकाल लिया। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। और क्या होता है? इन टैंक्स को क्लीन किया जाता है एंड रिलीज्ड इनटू वाटर बॉडीज। और भी बहुत सारी केमिकल प्रोसेसिंग भी होती है इसमें, है ना, कि एलम डाल देते हैं, पूरा ट्रीटमेंट होता है, क्लोरीन ट्रीटमेंट होता है। तो पूरा पहले सेटल करा,
जो बड़ी बड़ी इंप्योरिटीज थी उन्हें सेटल डाउन करके वाटर को फिल्टर आउट किया, फिर उसका केमिकल ट्रीटमेंट होता है पानी का, फिर उसे वाटर बॉडीज में या जैसे भी सीवेज ट्रीटमेंट के बाद उसे रिलीज कर दिया जाता है, जैसे कोई रिवर है, लेक है। अब बायोगैस प्रोडक्शन, बायोगैस प्रोडक्शन में क्या होता है, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ना, जैसे कि फूड आइटम्स है, एनिमल वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट, ये गांव में आजकल लोग बहुत कर रहे हैं, बहुत ट्रेंडिंग चीज है। इसमें क्या होता है, जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, घर का वेस्ट है, जो लोग गाय भैंसे रखते हैं तो उनका जो वेस्ट आता है, गोबर आता है, इन सब का यूज करके ये लोग क्या करते हैं, फूड पैकेजिंग, ये सब एक बायोगैस प्लांट में इसमें डालते हैं और इसे बायोगैस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बताती हूँ। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर जैसे ही डाला तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बायोगैस प्लांट में जैसे ही आपने ये सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डाला, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पे एक्ट करेंगे। एक्ट करके क्या करेंगे, एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इससे बायोगैस जो मीथेन है उसका फॉर्मेशन कर देंगे, और दूसरा जो वेस्ट बचा उसका क्या होगा, आप खेत में खाद की तरह, मैन्योर की तरह यूज कर सकते हो। तो दोनों फायदे, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो जो बायोगैस बनाई गई उसे क्या कर सकते हैं, एज अ फ्यूल। तो अब देखो, ये जो बायोगैस जनरेट हुई इसको आपने एज अ फ्यूल यूज कर लिया, और जो रेजिड्यू बचा उसको एज मैन्योर, खेत में खाद की तरह यूज कर लिया। और जो लोग खेत नहीं है जिनके, वो लोग इसको बेच भी देते हैं, है ना। खाद बहुत एक नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का भी काम करती है। तो ये एक बहुत ही परफेक्ट तरीका है वेस्ट मैनेजमेंट का, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट का। तो आजकल ये ट्रेंडिंग में भी, और विलेजेस में बहुत सारे लोग अपने घर में बायोगैस प्लांट लगाते हैं और ये पूरे प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ आया हो। अच्छे से पढ़ाई करो। गुड लक फॉर योर एग्जाम।